Once again very warm welcome to all of you my dear future aspirant। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे साइंस के क्वेश्चन को और ये सेशन नंबर 15 होगा जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सुबह 10 बजे का क्लास है जो एवरीडे आपको मिलता है और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो ग्लोबल लेवल पर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल आज यहाँ तक पहुँच पाया है और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को हिट किए हैं और ज़्यादा दिन और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे हम आपके सपोर्ट से यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप लोग। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है फिर भी कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए और ये क्वेश्चन का आंसर 100% आना चाहिए और वो भी लाइव चैट बॉक्स में आना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है हमें कि आप लोगों का डेडिकेशन किस तरीके का है। बिल्कुल टाइम अप होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ये जो है ब्यूटेरोमीटर होता है जिससे हम लोग दूध उत्पाद में वसा की मात्रा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लाइटोमीटर, माइक्रोन, लक्स मीटर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर करते चलिएगा। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर्स के पास आप देखते होइएगा वो हृदय की गति को सुनने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं और वो यंत्र क्या ईसीजी होता है, इको होता है, उसके बाद स्टेथोस्कोप होता है और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। नन ऑफ दिस भी आंसर इसमें जुड़ा रहता है। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। स्टेथोस्कोप से आप हृदय की गति को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवेग किसकी माप है। अगर आपको बोला जाए कि संवेग हम आपको बताते हैं तो आप उससे किस चीज को माप सकते हैं। क्या दूरी को माप सकते हैं, चाल को माप सकते हैं, गति की मात्रा को माप सकते हैं और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। संवेग की माप है। संवेग किसकी माप है। ठीक है। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इससे हम लोग गति की मात्रा को माप सकते हैं संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। नींबू अगर आपको खट्टा दिखाई देता है या फिर खाने पे अगर खट्टा स्वाद आता है उसमें, तो क्या वो लैक्टिक एसिड के कारण आता है, फॉर्मिक एसिड के कारण आता है, साइट्रिक एसिड के कारण आता है या निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। बिल्कुल टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ये साइट्रिक एसिड के कारण नींबू जो होता है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह जलीय विलय जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या कहलाता है। वह जलीय विलय जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, पोटेशियम परमैंगनेट कहलाता है और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। वह जलीय विलय जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या कहलाता है। वो आपको सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात थकान महसूस होता है आपको आपके शरीर में, क्यों। क्या शरीर थक जाता है इसके कारण। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, शरीर में लैक्टिक एसिड का संचार हो जाता है या निम्नलिखित में से कोई नहीं। कठोर परिश्रम करने के बाद शरीर क्यों थकता है आपका। आंसर कीजिएगा आप लोग। कठोर परिश्रम करने के बाद शरीर क्यों थकता है। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। शरीर में लैक्टिक एसिड का इतना ज्यादा संचार हो जाता है कि वो आपके शरीर को थका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आंसर कीजिएगा। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक्लेजिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, क और ख दोनों, निम्नलिखित में से कोई नहीं। एक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, क और ख दोनों, निम्नलिखित में से कोई नहीं। एक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, क और ख दोनों, निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। एक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसको माना है। हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने आधुनिक जो मनुष्य है उसका अंतिम पूर्वज किसे माना है, जिसके बाद से जो आदमी है वो आपको मनुष्य के तौर पर जो है वो देखना स्टार्ट हो गया हुआ था, तो इसका अंतिम जो पूर्वज था वो कौन था। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्रो मैग्नन मानव जो थे
वही मनुष्य के अंतिम पूर्वज थे। इसके बाद से मनुष्य लोग पूरी तरीके से हम लोगों के तरह दिखाई देने लगे। जो क्रो मैग्नान मानव थे, इनमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमसे अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, मेंटल, निम्नलिखित में से कोई नहीं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो था उसको किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन साहब ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारण क्या होता है? विकास का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? क्या ऊर्जा होता है, बल होता है और प्राकृतिक वरण होता है? निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। विकास का मुख्य कारण क्या होता है? ऊर्जा, बल, प्राकृतिक वरण, निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। जिस चीज को जो इन्वायरमेंट चाहिए अगर वो उस इन्वायरमेंट में होगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उसमें विकास होगा। अदरवाइज अगर उसको उस तरीके का प्राकृतिक नहीं मिलता है, उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जैसा कि उसको चाहिए, तो उसका विकास बिल्कुल रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाइडेन एवं स्वान साहब ने, डी डुबे ने, चार्ल्स डार्विन ने, वागो डी ब्रिज ने। आंसर कीजिएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो वागो डी ब्रिज साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोपेटेरिक्स किस युग के पक्षी होते थे? मतलब कि आर्कियोपेटेरिक्स एक पक्षी का नाम है और इनका संबंध किस युग से था? क्या ये जुरासिक युग के थे या फिर ये जो है वो हाइबरनेशन युग के थे? क और ख दोनों इसका आंसर होगा और निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जुरासिक युग हो जाएगा क्योंकि आर्कियोपेटेरिक्स एक पक्षी का नाम है और ये आपको जो है जुरासिक युग में देखने को मिलता था। अजब अटपटा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ जो है वो किस जीव का पूर्वज है? घोड़ा का, डायनासोर का, चिंपैंजी का, हाथी का और निम्नलिखित में से कोई नहीं। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? आंसर कीजिएगा आप लोग। आंसर कीजिएगा। बिल्कुल मैमथ किस जीव का पूर्वज है? टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी जीव की उत्पत्ति हुई थी? शैवाल की, चिंपैंजी की, बंदर की और नील हरित शैवाल की। ठीक है, आंसर कीजिएगा आप लोग। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? शैवाल, चिंपैंजी, बंदर और नील हरित शैवाल। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नील हरित शैवाल को पृथ्वी पर सबसे पहले जीव की उत्पत्ति के तौर पर माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सेशन 15 था, नेक्स्ट सेशन नंबर 16 होगा जिसमें हम लोग फिर से और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।